एक गाना आपने सुना होगा, काफी टाइम पहले आया था कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये गाना मुझे अभी याद आया। अब याद इसलिए आया क्योंकि आपको पता ही है, हाल फिलहाल में पेट्रोल के दाम बढ़ गए। सरकार ने आह्वान किया है तेल कम खर्च करें, खाना पीना जो है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, गाड़ी घोड़ा है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। उन तमाम चीज़ों के लिए जनता से आह्वान किया है और लगातार मोदी जी कहते आते हैं, जब से सरकार में आए हैं कुछ ना कुछ आह्वान करते रहते हैं। कभी नोटबंदी को लेकर के करते रहते हैं, कोरोना में जो है उन्होंने आह्वान किया था, लगातार आह्वान करते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं आदर्श नगर से विधायक हैं रफीक खान जी। बातचीत करेंगे कि महंगाई को लेकर के वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में तो उन पर भी लगातार जिस तरीके से बीजेपी हमला करती थी, अब वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर महंगाई को लेकर? महंगाई डायन खाए जाते हैं, डायन की संज्ञा दी गई है और डायन आज हर घर को खा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत चिंतन मनन हुआ जब से केंद्र में बीजेपी का राज आया है, महंगाई बढ़ती जा रही है। कैसे आम आदमी को फायदा पहुंचे, कैसे आम आदमी इस महंगाई से निपटे। गहलोत साहब ने चिंतन मनन किया, डिस्कशन किया और बैठ के एक कंटिंजेंसी प्लान बनाया। ये तय किया गया, ये श्योर किया गया कि हम इनकम बढ़ाना हमारे हाथ में, जितना हम सहयोग कर सकते हैं उतना हम करें, लेकिन आम आदमी को फायदा कैसे मिले, वो महंगाई से राहत कैसे मिले। तो उन्होंने एक मॉडल तैयार किया। जब हमारी सरकार बनी उससे पहले ये स्थितियां थी कि कोई आदमी का घर में कोई बीमार हो गया तो उसको उसके इलाज के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ती थी, या जमीन जायदाद बेचते, या कोई दुकान मकान बेचते, या बीवी के गहने बेचते, गहने गिरवी रखते। और हमारा कल्चर ऐसा है कि हम चाहे किसी भी एक्सटेंट तक जाएं, अपने परिवार के आदमी का इलाज जरूर कराते हैं। तो कोई भी एक सामान्य आदमी के वर्ग के आदमी का हिसाब ये था कि उसके घर में 1500-2000 रुपए की दवाई के पैसे लग जाते, 1500-2000 रुपए बिजली पानी के लग जाते, 2-2,500 रुपए बच्चों की एजुकेशन में लग जाते। तो एक 10-12 हजार 15 हजार कमाने वाले आदमी के हाथ में किचन के लिए जो पैसा बचता वो 5-7 हजार ही बचता। तो गहलोत साहब ने निर्णय लिया कि हम एटलीस्ट जो इनके लिए कर सकते हैं वो तो करें। तो क्या किया उन्होंने गैस सब्सिडी की, और गैस सब्सिडी करके गैस को 500 रुपए में सिलेंडर दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री दी, पानी का सर्टेन लीटर पानी फ्री दिया, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जहां बच्चों की एजुकेशन फ्री की गई। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आदमी के जेब में कैसे पैसा बचे, आदमी के गृहिणी के पास में रसोई के लिए पैसा ज्यादा कैसे बचे, इस बात के लिए उन्होंने काम किया। ये सरकार क्या कर रही है, इन्होंने जो हेल्थ की हमारी स्कीम है उसको तो गर्दिश में डाल दिया, उसको बिल्कुल डिप्रेस कर दिया स्कीम को। वो स्कीम जो हम जिस स्कीम को प्रमोट किए हुए थे, जिस स्कीम के लिए हमने नोडल ऑफिसर्स लगा रखे थे, उस स्कीम को इन्होंने खराब करके और एक डब्बे में डाल दिया ताकि लोग बाग उसका फायदा नहीं ले सके। आज प्राइवेट चिकित्सकों का बोलबाला है। नंबर 2, जो 100 यूनिट बिजली की फ्री हमने दी। आप ये देखो, एक आदमी ऐसा नहीं है, जैसे उस वक्त हमने महंगाई राहत कैंप चलाए और उसमें लाभान्वित करने के लिए हर परिवार को 100 यूनिट बिजली फ्री दी। राजस्थान के रहने वाले हर परिवार को, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप का, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम सबको फायदा देंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो रजिस्ट्रेशन कराने से रह गए, समय से नहीं करा पाए, वो आज तक वंचित हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके बाद में उन्होंने कनेक्शन लिए, ग्रो अप कर गए, आज कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो किसको फायदा देना चाह रहे हैं? वो कोई फायदा किसी कॉर्पोरेट घराने को थोड़ी मिल रहा था, वो तो राजस्थान के आम बासिंदों को मिल रहा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जनता की सरकार नहीं है, ये तो पर्ची की सरकार है, लॉटरी से निकली है।
काम पे ध्यान नहीं है। और इन्होंने ये मन बना लिया है, इनको मालूम लग गया जनता कि राजस्थान की जनता एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस करती है, तो उन्होंने मन बना लिया कि अब हमें तो लूट के जाना है, क्योंकि अगली बार तो वैसे ही कांग्रेस आनी है, तो अगली बार उनका टर्न है, तो हम क्यों काम करें। ये तो कांग्रेस का कल्चर ऐसा है कि वो धरातल पे काम करती है, कांग्रेस का कल्चर ऐसा है कि वो जमीन से जुड़ के काम करती है। ये काम नहीं करते हैं, ये तो खाली मैं ये कह रहा हूं कि टाइम पास कर रहे हैं, लूट के जा रहे हैं। और जनता इस बार जब इलेक्शन होगा तो जनता इनको जवाब देगी। हालत इतनी खराब है कि ये लोकल बॉडी के इलेक्शन भी नहीं करा पा रहे। सर इसी में मैं रोकना चाहूँगा आपको। अभी जैसे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल पर दाम बढ़ा दिया, और उसके बाद में मोदी जी ने आह्वान किया कि सोना चांदी वगैरह है ये कम खरीदें, थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि मिडिल ईस्ट देशों में युद्ध वगैरह चल रहा है, इसका असर भारत देश पर पड़ रहा है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, उस समय कुछ नहीं किया। अब वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष तो लगातार जानबूझ के माहौल बना के खड़ा करता है। उस समय जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तब भी महंगाई बढ़ी थी, पूर्व में जब चाहे शास्त्री जी थे, नेहरू जी थे, उन सबके ज़माने का हवाला देते हैं, कहते हैं पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार थी तब भी कई चीज़ों के लिए आह्वान किया गया था, मोदी जी ने कर दिया, तो क्या दिक्कत होगी। जनता को मान लेनी चाहिए, विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए उन सब चीज़ों के लिए। आज तक की हिस्ट्री में लोएस्ट स्तर पे डॉलर पहुंच गया है। लोएस्ट स्तर पे हमारी इंडियन करेंसी का रुपया में सबसे बड़ी गिरावट है, और डॉलर के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आज तक की स्थिति के अंदर डॉलर में बढ़ोतरी है। तो डॉलर में बढ़ोतरी तो एक अपनी बात है, लेकिन हमारा रुपया गिरता चला जा रहा है, हर रोज गिरता चला जा रहा है। मेरे को प्रधानमंत्री जी का एक 2012 का वीडियो मिला जिसमें वो कहते हैं कि क्या कारण है, मित्रों मैं भी सरकार में हूं, क्या कारण है कि पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती है, श्रीलंका की नहीं गिरती है, नेपाल की करेंसी नहीं गिरती है, और क्या कारण है कि हमारा रुपया पतला होता जा रहा है। जब वो डॉलर 50 पे पहुंचा तब उनके एक कमेंट थे, अब 95 पे है सर, अब डॉलर 96 रुपए पे है। अब उनके ये कमेंट नहीं है, अब जनता पूछ रही है कि क्या कारण है प्रधानमंत्री जी जो हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार की परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब है, महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल के दाम 108 रुपए राजस्थान में हो चुके हैं, और सोना खरीदने की बात तो मैं इसको महंगाई से तो कम जोड़ता हूं, इसको मैं जोड़ता हूं किसी बड़े स्कैंडल की तरफ इशारा है मेरा कि क्या कारण है प्रधानमंत्री जी ने पहले आगाह किया और बाद में टैक्स लगाया। तो क्या लग रहा है सर, कौन सा स्कैंडल? इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आती है, किन लोगों को फायदा हो रहा है इससे, किन लोगों को नुकसान हुआ इससे। बहुत से हमारे यहाँ तो शादियों के सीजन है, लोग बाग घर सोना कब खरीदा जाता है, शादी गरीब आदमी तो खरीदता नहीं है सोना। तो हमारे यहाँ एक कल्चर ऐसा बना हुआ है कि शादी कर रहे हैं तो सोने की खरीद जरूरी है। तो आपने शादियों के सीजन में सोना खरीदने से मना कर दिया, लोगों ने देखा कि हम बाद में खरीद लेंगे, लेकिन नतीजा ये है कि सोना खरीदने पे पाबंदी लगाई और फिर टैक्स लगा दिया। तो इससे किसको फायदा हुआ है, इस पे भी एक सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं किसी को फायदा पहुंचाने की ऐसा लग रहा है। हाल ही में सर नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पीड़ित हुए। पूर्व में राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसमें भी कहीं ना कहीं पेपर लीक हुए। तब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर कर कहती थी कि नहीं सहेगा राजस्थान। बड़ा पेपर लीक हुआ है, बहुत बच्चे पीड़ित हुए, क्या कुछ कहना चाहिए इसको? देखिए 60-60 लाख में पेपर बिक गए, और पेपर माफियाओं में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम है, बीजेपी के एमएलएस के नाम है, बीजेपी के मंत्रियों के नाम है। सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार क्लेरिफिकेशन देवे, मुकदमे दर्ज करे। एसओजी कह रही है कि हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि प्रमाण ये मिल रहे हैं कि 60 लाख रुपए में पेपर बिक रहा है। तो फिर कहाँ लीक हो रहा है? 60 लाख रुपए में पेपर राजस्थान में बिके हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और ये 22 लाख स्टूडेंट नहीं है, ये 22 लाख बच्चों के पीछे करोड़ों लोगों की मेहनत है। एक परिवार का जब एक बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसके माँ बापों का कितना सेक्रीफाइस है उन्होंने किया है, कैसे उन्होंने पेट पे पत्थर रख के बच्चों को पढ़ाया है, कैसे उन्होंने अपने खाने में कॉम्प्रोमाइज करके, अपने रहने सहने में कॉम्प्रोमाइज करके, अपने घूमने फिरने में कॉम्प्रोमाइज करके बच्चों की कोचिंग लगाई है। और पता लगता है कि सब व्यर्थ चला गया।
उनका साल भी व्यर्थ चला गया, उनकी कोचिंग भी व्यर्थ चली गई, उनका समय भी व्यर्थ चला गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने पेपर लीक कर दिया। तो अब वो कहाँ जाए? और बाकी जो दूसरे एग्जाम की आप बात करोगे, बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। एनईटी का पेपर भी लीक हुआ है, एसएससी का पेपर भी लीक हुआ, और बहुत सारे पेपर हैं जिनका मैं नाम मेंशन करूंगा तो लंबी हो जाएगी बात। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तत्काल जो टोटल पेपर लीक हुए हैं वो संख्या करीब करीब 90 है, और उसमें करोड़ों युवाओं ने पेपर दिए, करोड़ों युवाओं के रोजगार पे संकट है, करोड़ों युवाओं के भविष्य पे संकट है। डर लगता है कहीं, जैसे लीडर्स बोल रहे हैं, कहीं युवा सड़कों पे ना आ जाए। सुसाइड भी कर लिया है कई बच्चों ने। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर ली। कल शाम को एक बच्चे की बात आई सीकर में सुसाइड करने की। तो ऐसा लगता है कि बच्चे डिप्रेस होकर कोई गलत काम नहीं उठा ले, कोई सड़कों पे नहीं आ जाए, तो सरकार के खिलाफ आंदोलन होते उन्हें तय है, ऐसा लग रहा है। सर, हाल ही में शिक्षा मंत्री राजस्थान के मदन दिलावर जी हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पेपर लीक हो गया, ठीक कर लेंगे, दोबारा करवा देंगे। उनके इस बयान को कैसा देखते हैं? अभी कुछ दिन पहले राजवर्धन सिंह राठौड़ हैं, उन्होंने एबीपी के मंच पर कहा था कि चैलेंज करता हूं मैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उनके इस चैलेंज को कैसा देखते हैं? और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि जब से मैं आया हूं तब से एक भी पेपर लीक नहीं हो रहा है। भजनलाल जी, पेपर लीक आपके यहाँ तो सारी लीकेज है, सब कुछ लीक हो रहा है भजनलाल जी की सरकार में। सरकार संज्ञान तो लेवे, सरकार को दिखना बंद हो गया है, सरकार की दृष्टि बंद हो गई है। तो सरकार को ये चाहिए कि इस पे कार्रवाई करे। और रही बात, आपने शिक्षा मंत्री की बात की, शिक्षा मंत्री तो एक अजीब कैरेक्टर है। जब भी उनकी बात करता हूं तो मेरे को हंसी आ जाती है। ऐसा क्यों सर? वो शिक्षा को छोड़ के बाकी सारी बात करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, शिक्षा को छोड़ के सारी बात करते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया तो क्या हो गया? वो 22 लाख युवा और उस 22 लाख युवाओं के परिजन और उनका सेक्रीफाइस, वो सब एक दिन गर्दन पकड़ेंगे मंत्री महोदय की और जवाब मांगेंगे कि हम लोगों के सेक्रीफाइस का क्या होगा, हमारी मेहनत का क्या होगा, हमारे खर्चे का क्या होगा, जो लोगों ने अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाया, ट्यूशन दिलाई, कोचिंग दिलाई, और उनको सडनली ये पता लगता है कि पेपर तो लीक हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो इससे ज्यादा खराब बात नहीं हो सकती। मंत्री महोदय का दिमाग 7वें आसमान पे है, जनता इस बार सबक सिखा देगी। सर, हाल ही में जो पेपर लीक हुआ उसमें 2 लोग पकड़े गए, दिनेश बिंबाल और उसके साथ में परिवार में 3-4 लोगों का पहले भी सिलेक्शन हुआ। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि पूर्व में पेपर लीक हुए बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, अभी तक कोई नहीं गया। अब वर्तमान में जो पेपर लीक हुआ है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग से कहीं ना कहीं जुड़े, कैसा देखते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि मगरमच्छ तो सारे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और ये किस मगरमच्छ को पकड़ने की बात कर रहे हैं? इनके खुद के मगरमच्छ खुले घूम रहे हैं। 60-60 लाख में पेपर बिक गए, ये बात राजस्थान में क्या अखबार छाप रहे हैं? कोई ये बात हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के अखबार नहीं छाप रहे हैं, राजस्थान के अखबार छाप रहे हैं। शर्मनाक बात है। मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेवे, मुख्यमंत्री जी ध्यान देवे और इस पे एक्शन लेवे। अंतिम सवाल की तरफ चलूंगा। 2.5-3 साल होने जा रहे हैं सरकार को, डबल इंजन की सरकार है, रथ निकाल रहे हैं, कह रहे हैं विकास के रथ पहुंच रहे हैं, प्रत्येक पंचायत भी लगा रहे हैं अब तो मुख्यमंत्री जी। लग रहा है कि कुछ 2.5 साल में बेहतरीन हो रहा है। 2.5 साल में मुख्यमंत्री जी ने सिवाय घूमने के कोई काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी को जब किसी स्कीम के लिए पत्रकार पूछ लेते हैं तो वो जवाब देते हैं, ऐसा तो होता ही है, ये तो होता ही रहता है, ये तो रेगुलर प्रैक्टिस है। मुख्यमंत्री जी की गलती नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड आदमी है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है कैसे राज चलाया जाता है, कैसे सरकार चली जाती है, कैसे लोगों के, आम आदमी के फायदे पे काम किया जाता है। मैं दावा करता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी से कोई काम की बात करेंगे ना कि आप अपने काम गिनाओ, तो वो कहेंगे कि हमारा पहला काम, हमने अधिवेशन किया अप्रवासी भारतीयों का और एक निवेश की बात की। ये काम नहीं है, ये आम आदमी को लाभान्वित करने के काम नहीं है। ये तो आपने करोड़ों अरबों की जमीनें इस एक का अप्रवासी भारतीयों का मुखौटा ओढ़ करके बेच दी। उसमें बड़ा गोरख धंधा हुआ, उसमें जांच होगी तो दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। और बस्सी के पास में इन्होंने जयपुर जिले के अंदर
500 रुपए में जमीन बेच दी, जो मैंने विधानसभा में भी सवाल उठाया। तो बड़ी खराब और शर्मनाक स्थिति है। 28 में सर कांग्रेस किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, सचिन पायलट जी या अशोक गहलोत जी? 28 में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, सब लीडर मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। अशोक गहलोत जी भी लड़ेंगे। अशोक गहलोत जी, पायलट साहब, डोटासरा जी, जूली जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी, हरीश चौधरी जी, हमारे तमाम लीडर, हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यहाँ सरकार बनाएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ ये रफ़ी खान जी, आदर्श नगर से विधायक, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने मुखर होकर दिए। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।